हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग अपनी फिजिक्स कंपटीशन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं आपको कल की पहली क्लास काफ़ी हद तक समझ में आई होगी और लोगों ने बहुत हद तक कुछ सीखा होगा। और उन लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि जिन लोगों को पहले से कुछ आता है उनको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, और यदि नहीं मिला है तो हम आशा करते हैं आगे की क्लासों में, आज की क्लास में आपको कुछ नया सिखाएं। ठीक है। और पीछे की जो भी कमियां हैं, हम मानते कुछ कमियां थी शायद उसमें, तो उन कमियों को हम यहाँ पे दूर करेंगे, क्योंकि पीछे के टॉपिक वो तो बेसिक टॉपिक था, चैप्टर था, तो पीछे की वो उस क्लास का सब कुछ आगे की क्लासों में आपको रिपीट होते हुए मिलेगा। इसलिए हमने कल वहाँ पे गागर में सागर देने की कोशिश की और आप लोगों को छोटी सी क्लास में बहुत कुछ दिया है, जो कि हम लोग आगे फिर से रिविजन करेंगे। तो हम लोग का फिजिक्स में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मात्रक के बाद गति। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो गति होता क्या है? गति मतलब किसी प्रकार का हिलना डुलना, या फिर आप तो स्थिर अवस्था को भी एक स्थिर गति अवस्था बोल सकते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी अवस्थाएं दिखती हैं हम लोगों को, उन सभी को आप लोग गति कह सकते हैं। सामान्यतः अवस्था मूवमेंट को हम लोग गति कह देते हैं कि यहाँ वहाँ हिलना डुलना सब क्या है गति। तो हमारा हाथ एक गति में, हमारा मुँह अभी क्या कर रहा है, बोलते समय गति कर रहा है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी एक गति है। ठीक है, एक एक्शन है। तो ये सब कुछ गति कहलाती है। तो गति चैप्टर में सामान्यतः उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग जब भी हिलते डुलते हैं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ नहीं अपनी स्थिति बदलनी पड़ती है। ठीक है, स्थिति परिवर्तन को हम लोग गति कह सकते हैं एक प्रकार से। तो स्थिति परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो आप बोलेंगे दूरी तय करना। तो गति का सबसे बेसिक टॉपिक क्या निकल के आता है? तो आप बोलेंगे गति। हम गलत बोल रहे हैं दूरी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? दूरी पे। ठीक है, तो हम लोगों का गति के अंदर पहला टॉपिक क्या है? दूरी, डिस्टेंस। तो किसी भी स्थिति में तय की गई लंबाई को ही आप क्या कहेंगे? दूरी। तो ये भी आपको याद रखना थी, कभी परिभाषा आपको लिखनी पड़े या फिर कहने को सोचनी पड़े तो दूरी खुद दूरी नहीं होती। दूरी क्या है? एक लंबाई का। हमने जो कल राशियाँ या मात्रक पढ़े हैं, तो उन राशियों की सहायता से ही आपको अब इन सब चीज़ों की परिभाषा बनानी है। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है। बस आपको किसी भी स्थिति में तय की गई कोई भी लंबाई को हम लोग क्या कह देंगे? दूरी। अब चाहे आप यहाँ जाओ और चाहे यहाँ जाओ और चाहे इस प्रकार से जाओ, इसलिए जो दूरी है वो एक कैसी राशि होती है? अदिश, क्योंकि इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको तो जाना बस है। ठीक है, तो इसमें बस कुछ खास याद नहीं रखना है। किसी भी स्थिति में तय की गई लंबाई को आप क्या कह देंगे? दूरी। चाहे आप सागर से भोपाल जाएं, चाहे इंदौर से बम्बई जाएं, चाहे बम्बई से कलकत्ता जाएं, सबकी दूरियां भले अलग अलग हैं, लेकिन वो है तो कोई ना कोई लंबाई। तो इसलिए वो सब हो जाएंगी अदिश राशियाँ। अब आगे चलते हैं, विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग, हमने ऊपर कोई भी दिशा ऐसा की बात नहीं की और साफ लिख दिया ये तो एक अदिश राशि थी, लेकिन यहाँ पर हमने विस्थापन में लिखा है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही आप क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, बल्कि दूरी शब्दों को हम यहाँ से हटाना चाहेंगे। निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक मान लीजिए आप लोग। तो विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को ही आप क्या कहेंगे? विस्थापन। तो पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी? दिशा में। तो दिशा में ही आपको जाना है। ठीक है, दिशा में ही आपको जाना है। इस कारण से विस्थापन कैसी राशि होगी? सदिश। जहाँ पे आपको अब जाना तो है, मतलब परिमाण तो चाहिए, लेकिन साथ में दिशा में ही जाना पड़ेगा। आप कहीं भी नहीं जा सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इंदौर से बम्बई को निकले थे और चले गए पूना। वो गाना नहीं गाया जा सकता यहाँ पे कि बम्बई से गई पूना, पूना से गई चूना, जो भी है, तो वो सब यहाँ पे नहीं गाया जा सकता। आपको जहाँ के लिए निकले हैं वहीं जाना पड़ेगा। तो विस्थापन है, तो कहीं भी जाए तो वो दूरी है आपकी। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी हमारे ख्याल से कि विस्थापन को न्यूनतम लंबाई के रूप में या न्यूनतम दूरी के रूप में दिखला सकते हैं। जिन लोगों ने साइंस बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ी है तो उन लोगों को पता है कि दूरी के रूप में तो आप ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकते हो, मुड़ के भी जा सकते हो, दूरी मोड़ी हुई भी मानी जाएगी। लेकिन विस्थापन में कोई मोड़ अलाउ नहीं होता, आपको एक ही कोण से जाना माने जाना। मतलब समझिए ये हमारा कोई ए बिंदु है और ये हमारा कोई बी बिंदु है। तो आप ए से बी तक इन प्रकार के सभी मार्गों से होते जा रहे हैं। तो सभी पूरे मार्ग की लंबाई को तो हम लोग क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे दूरी कहेंगे। लेकिन इसकी न्यूनतम या शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन। तो वह छोटी से छोटी दूरी या फिर वह छोटी से छोटी लंबाई जिस पे आप कम से कम समय में किसी स्थान पर पहुंच सकें, तो उस लंबाई को हम लोग फिर दूरी ना बोल के क्या बोलेंगे यहाँ पे? विस्थापन। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो दिखला रही है दूरी को, और सीधी लाइन किसको दिखला रहा है? विस्थापन को। फिर से यदि यहाँ पे ले लें, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ए बिंदु,
और ये बी बिंदु, और हम लोग ऐसे 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 होते गए हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ पे ये सी भी डाल दें, डी भी डाल दें, तो ए सी डी से होते हुए यदि आप बी पे जा रहे हैं तो अब बार बार मुड़ मुड़ के गए हैं, तो उस स्थिति में उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी दूरी है वो तो, या कोई भी लंबाई तो उसको आप दूरी कहेंगे। लेकिन यदि आपको विस्थापन दिखलाना है तो विस्थापन केवल दिशा में ही होता है, सीधा होता है, तो विस्थापन केवल ए बी के रूप में दिखलाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसी कारण से विस्थापन सदिश होता है, क्योंकि उसमें उद्देश्य होता है और शॉर्टेस्ट या फिर न्यूनतम लंबाई को आपको दिखलाना पड़ता है। तो बेसिक अंतर आप लोगों को याद रखना है कि दूरी और विस्थापन दोनों लंबाइयां हैं, लेकिन दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कैसी राशि, सदिश। और जो कल आप लोगों ने हमें तुक्का बताया था कि सर विस्थापन शामिल, यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वाली सारी की सारी राशियाँ अर्थात क्वान्टिटीज़ कैसी होती हैं, सदिश होती हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग याद रखें, काफ़ी इजी है। हम लोग की परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सदिश है या फिर कौन अदिश है। सदिश का मतलब इंग्लिश में होता है स्केलर, नहीं वेक्टर। अदिश का मतलब होता है स्केलर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया है, अब चाल। मैथ्स में तो आप लोगों को चाल बहुत पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो चाल क्या होती है, एक निश्चित समय में या किसी भी समय में बोल सकते हैं आप, तय की गई दूरी। तो मेन तो आपको इस शब्द को उठाना है, एक निश्चित समय में तय की गई दूरी की दर को ही आप क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और दर का मतलब होता है उस दूरी में आपने कितनी दूरी तय की और उस निश्चित समय में आपने कितनी दूरी तय कर ली है, तो उस दूरी की दर को ही या फिर उस दर को ही हम लोग किसमें दिखाते हैं, बटे में दिखलाते हैं। ठीक है, तो मेन तो आपको बस इतना याद रखना, निश्चित समय में आप जाइए और दूरी यहाँ पर लिखना है आपको, विस्थापन नहीं लिखना है। ठीक है, तो निश्चित समय में तय की गई दूरी की दर, और दर का मतलब होता है आप उसको अपॉन में करके दिखलाएंगे। तो आपने इस निश्चित समय में कितनी दूरी तय कर ली है, इसके दर मतलब रेशियो को या फिर आपके बटांग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, चाल कह देते हैं। और चाल का सूत्र सबको पता है, दूरी बटे समय होता है। और दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर है। और समय का ऐसा ही मात्रक क्या है, सेकंड है। और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। हम लोगों को पता था, ऊपर से पता है कि दूरी भी अदिश है और समय भी अपने आप में अदिश है। और दो अदिश राशियों का हम लोग गुणा भाग करते भी हैं तो भी हम लोगों को अदिश राशि ही मिलने वाली है। इस कारण से चाल भी आपकी कैसी है, अदिश अर्थात स्केलर है। तो मेन अंतर यही होता है। नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम थोड़ा इसको ऊपर करते ताकि आप लोग देख सकें कि चाल और वेग को हमने बोर्ड पे कम जगह होने के बाद भी एक साथ लिखा। मेन पर्पस क्या था हमारा, यही दिखलाना है कि जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन का मेन अंतर क्या होता है, ये अदिश ये सदिश, उसी प्रकार से चाल को आप लोग स्पीड बोलते, वेग को वेलोसिटी। तो दोनों हम लोग अपने मैथ्स के क्वेश्चन में तो चाल से चले, वेग से चले, गति से चले सब लिख देते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में चाल के लिए आपको दूरी बोलना है, और चूँकि दूरी अदिश थी इसलिए चाल भी अदिश हो जाएगा। अब नीचे हम लोग अभी वेग पढ़ेंगे, वेग में हम लोग विस्थापन का उपयोग करेंगे। विस्थापन सदिश था इसलिए वेग भी सदिश होगा। तो फिर से बोल देते हैं हम आपसे कि चाल में आपको निश्चित समय लिखो चाहे ना लिखो जो भी है, पर आपको दूरी तय करना है एक अंक समय में, निश्चित समय में, और दूरी के कारण वो बन जाएगी अदिश राशि। ठीक है, अब हम लोग वेग की ओर बढ़ते हैं। मात्रक दोनों के सेम निकलेंगे। दूरी का मात्रक भी क्या था, मीटर था, समय का मात्रक सेकंड था, इसलिए मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा। SI मात्रक की बात हुई, बाकी किलोमीटर प्रति घंटे भी आपने पढ़े हैं। अब वेग की बात करें, वेलोसिटी की, तो एक निश्चित समय में हुए विस्थापन को, तो इस बार हम लोगों को विस्थापन को याद रखना है। ठीक है, इसको दूसरे पेन से गोला कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अलग दिखे कुछ इसमें। तो निश्चित समय में हुए विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो विस्थापन बटे समय को आप बोलेंगे वेग। और विस्थापन का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, और समय का होता है सेकंड। तो ये इसका मात्रक भी सेम निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रक सेम है, दर भी सेम है, बस केवल दूरी और विस्थापन में अंतर है। उसी कारण से विस्थापन अदिश नहीं सदिश राशि है। इस कारण से ये वाली राशि कैसी कहलाएगी हम लोगों की, तो आप बोलेंगे सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना। मेनली क्वेश्चन उस परीक्षा में ये बनता है कि चाल और वेग में मेन अंतर क्या होता है, तो आप बोलेंगे चाल अदिश है और वेग कैसी सदिश है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर या अगले टॉपिक की ओर। क्वेश्चन बोलने की आदत हो गई है थोड़ा सा। तो हमने चूंकि पीछे वेग पढ़ा है, कई लोगों को याद है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, तो इसलिए सीधी बात है वेग पढ़ते हम लोगों को त्वरण या फिर एक्सेलरेशन पढ़ना होता है। तो एक्सेलरेशन लिखा है, तो वेग परिवर्तन की दर को ही आप त्वरण कहते हैं, मतलब बार बार वेग में परिवर्तन होना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो कुछ लोग ये याद तो करे बैठे हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि त्वरण आखिर होता क्या है। हम लोग की गाड़ी में भी क्या लगा होता है, एक्सेलरेटर लगा होता है, और हम लोग सोचते हैं एक्सेलरेटर को यदि हम लोग खींचते या दबाते हैं, अगर 4 व्हीलर में दबाते हैं, 2 व्हीलर में खींचते हैं, घुमाते हैं, तो हम लोगों का वेग बढ़ता है, जबकि उसका नाम है एक्सेलरेटर।
तो नहीं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे आप एक्सीलरेटर को इस प्रकार से खींचते हो या फोर व्हीलर में दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे हम लोगों की गाड़ी का त्वरण ही परिवर्तन होता है। और बार बार त्वरण परिवर्तन होने से वेग में भी क्या होने लगता है, परिवर्तन। तो त्वरण परिवर्तन ही वेग पर, यानी आपका वेग परिवर्तन ही त्वरण है, और त्वरण परिवर्तन ही क्या बन जाएगा, आपका वेग परिवर्तन बन जाएगा। सामान्यतः दबा देंगे तो त्वरण बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो पहले तो परिभाषा की बात कर लें कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो मेन तो आपको परिभाषा तो याद रखनी है, काफ़ी पुरानी और इजी है, तब भी परीक्षाओं में आती रहती है। अच्छी बात तो ये है। अब इसको थोड़ा हम समझा देते हैं कि क्या है। मान लीजिए हम अपनी गाड़ी से यहाँ जाने के लिए निकले हैं, ठीक है, हमारी गाड़ी कुछ समय बाद यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो हमने जब गाड़ी चलाना शुरू की तो पहले सेकंड में ही, शुरुआत तक जीरो ही होती है, लेकिन पहले सेकंड में ही यहाँ पे पहला 1s लिख दिया, मतलब पहला सेकंड। तो पहले सेकंड में हमारी गाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड की बात करें तो दूसरे सेकंड में हमारी गाड़ी की चाल मान लीजिए 12 हो गई। हमने धूम पिक्चर देख रखी है, थोड़ी तेज कर देते हैं, गाड़ी चलते जा रहे हैं, ठीक है। तीसरे सेकंड में हमारी गाड़ी की चाल 15 हो गई, और चौथे सेकंड में हमारी गाड़ी की चाल फिर से 18 हो गई। अभी वैसे हमने कल बढ़ता हुआ बोले, आप घटा भी सकते हैं। बस हमने क्या, आप लोग तो क्या देख रहे हैं, हर एक सेकंड के बाद हमारा वेग परिवर्तित या फिर यहाँ पर कुछ बढ़ रहा है, घट भी सकता है क्योंकि ब्रेक अभी लगाने वाला नहीं है, धूम की गाड़ी चल रही है, तो लगातार वेग बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन तो हो रहा है। कभी कभी घट भी सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने 5वां सेकंड माना और 5वें सेकंड पे जाके फिर से क्या हो गया, जीरो का, तो वेग घट भी गया। तो वेग जो है जब लगातार परिवर्तित होता रहता है तो इस वेग परिवर्तन को हम लोग किस नाम से दर्शा देंगे, त्वरण से। तो बस त्वरण के मामले में ये होता है कि हर सेकंड के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, अलग अलग। तो इस वाले सेकंड के लिए त्वरण का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर +2। इस वाले सेकंड के लिए हमारा त्वरण का मान कितना है, तो आप बोलेंगे +3। इसके लिए फिर से कितना है, +3। और इस वाले के लिए सीधा कितना है, तो आप बोलेंगे -18। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग होता है, इसलिए इसके लिए हम लोगों को विशेष फार्मूले पढ़ने पड़ते हैं। तो त्वरण जो होता है हम लोग सोचते हैं कि सर यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, तो सीधा निकालने का कोई सीधा फिर फार्मूला नहीं है, फिर आप लोगों को गति के समीकरण ही पढ़ने पड़ते हैं। तो वो हमने आगे लिख रखे हैं आपके लिए। तो फिर से बोल देते हैं, हम लोग जब भी किसी भी दूरी को तय करने को निकलते हैं तो हम लोग एक वेग से चल रहे होते हैं, विस्थापन को तय करने के लिए निकलते हैं। तो जब भी विस्थापित हो रहे हो आप यहाँ से वहाँ, तो हर एक सेकंड में हम लोग जो लगातार वेग को घटाते या बढ़ाते हैं का ये अर्थ क्या होता है, परिवर्तन करते हैं। उस परिवर्तन को ही हम लोग किस नाम से दर्शाएंगे, त्वरण को। इस शब्द में भी क्या लिखा है, दर। और दर का अर्थ होता है हर एक सेकंड को आपको लिखना पड़ेगा, हर एक सेकंड के लिए आपको शामिल करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए फिर जो सामान्य सूत्र आप लोग याद कर रखे होते हो, फिर यदि आप अलग अलग सेकंड्स के लिए बात करते हो तो फिर आसानी से इससे आंसर नहीं निकल पाता है। फिर हम लोगों को किसके नियम चाहिए, त्वरण के नियम चाहिए। तो पहले थोड़ा सा त्वरण के नियम, गति के नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये गति के नियम, त्वरण के नियम भी हम बोलेंगे अभी आगे जाके। तो पहली बात कर लें त्वरण की। त्वरण आपको समझ में आया, वेग में परिवर्तन, मतलब वेग का घटना या बढ़ना त्वरण कहलाएगा। उस स्थिति में वेग का सामान्य सूत्र क्या निकल के, त्वरण का सामान्य सूत्र क्या निकल के आता है, वेग बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का सूत्र या मात्रक आप लोगों को याद है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जब ये सेकंड का आपस में गुणा होगा, जब सेकंड का आपस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का या एक्सेलरेशन का सबको मात्रक या यूनिट याद है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको जो याद है। तो सामान्यतः किसी एक सेकंड के लिए होता है। त्वरण का आप लोग एक बेसिक फार्मूला और पढ़े बैठे हो हमारे ख्याल से, कि प्रारंभिक मतलब इनिशियल वेग और माइनस अंतिम वेग, या फिर आपको तो अंतर लेना है। सामान्यतः अंतिम वेग आगे लिखा मिलेगा आपको, और प्रारंभिक वेग आप पीछे लिखा मिलेगा, क्योंकि अंतिम वेग ज़्यादा होता है, प्रारंभिक वेग कम होता है। वैसे कोई भी ज़्यादा कम हो सकता है, तो आप तो यहाँ पे अंतर लेना है आपको। और बटे में फिर से क्या आएगा, उस समय अंतराल की बात जिस पे आप काम करने आए हो, टाइम ड्यूरेशन, समय अंतराल। तो एक बेसिक फार्मूला आपको ये भी मिलेगा। मान लीजिए हमने बीच के सारे समय छुपा लिए इस वाले क्वेश्चन में। हमने देखा, आपसे बोला है कि हमने 0 सेकंड से चलना शुरू किया और 5 सेकंड तक चलते रहे हम, ठीक है। और 5वें सेकंड, 4 सेकंड का ले लेते हैं, 4 सेकंड का, क्योंकि 5वें तो फिर से वापस 0 हो गया। तो पहले सेकंड में हमारा वेग क्या था, 0 था, और चौथे सेकंड पे हमारा वेग कितना हो गया, 18। तो इन दोनों का अंतर, तो 0 - 18 करेंगे तो 18 ही आएगा, और बटे में समय कितना लग गया, 4। तो औसतन या जो दर निकलेगी हमारी, वो कितनी निकलेगी, तो आप बोलेंगे जब इसको 4 से भाग लगाएंगे तो 4 × 4 = 16,
4 चौके 16 बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, तो 4.8 इसको फिर आप बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बेग हैं, ये दोनों क्या है हमारे बेग हैं, तो बेग का सूत्र हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और बटे में समय कितना लग गया हमें 4 सेकंड, तो वो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इस फार्मूले से केवल आप लोग आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन वो भी कब, जब हम लोग को सीधा ये दिया होगा, अलग अलग सेकंड्स की बात होगी तो हम लोगों को फिर ये गति के समीकरण चाहिए पड़ेंगे। तो एक बार फिर से ब्रीफ रिवाइज कर दें, मैं ख्याल से थोड़ा ज़्यादा समझा दिया है, तो आपको जो पहले से याद है, एकदम सही याद है कि त्वरण क्या होता है, बेग में परिवर्तन, और बेग परिवर्तन का अर्थ क्या है, बेग बार बार बढ़ना या घटना, दोनों स्थितियों में वो क्या कहलाएगा, त्वरण। बस उसको समय के साथ लेना है आपको, इसलिए त्वरण का सूत्र क्या बनता है, बेग बटे समय, या फिर एक सूत्र आप लोगों को ये भी मिलेगा, तो प्रारंभिक बेग माइनस अंतिम बेग और बटे में वो दिया गया समय अंतराल, जो कि हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर आपको सूत्र भी याद रखना है, बेग का सूत्र पहले से क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और बटे में सेकंड है, तो ये दोनों सेकंड का गुणा होकर क्या हो जाएगा, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इस पर 2-5 मिनट रुकना सही समझा। तो गति के समीकरण जो आप लोगों ने याद कर रखे हैं पहले से, तो वो गति के लिए तो बाद में है, सबसे पहले किसके लिए हैं, तो आपको याद रखना है गति के समीकरण मुख्य रूप से त्वरण को व्यक्त करने के लिए बनाए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में बन चुका है या आ चुका है कि गति के समीकरण मुख्यतः किस अवयव या किस कारक की गणना के लिए बनाए गए, तो आप लोगों को आंसर देना है क्या, त्वरण, ना कि गति। अब क्योंकि गति तो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने दूरी पढ़ा है, फिर विस्थापन पढ़ा है ना, फिर हम लोगों ने चाल पढ़ी, फिर बेग पढ़ी, और फिर क्या पढ़ा, त्वरण। तो त्वरण की गणना के लिए ही क्या बनाए गए हैं, गति के समीकरण बनाए गए, ना कि गति के नियम। गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं हम, और गति के जो 3 समीकरण आप लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो किन के द्वारा दिए गए हैं, गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो साहब इटली के रहने वाले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि ये महान वैज्ञानिक लोग किस देश के रहने वाले थे, तो गैलीलियो साहब इटली की पैदाइश थी इनकी, अब शायद उनकी कर्मभूमि भी वही रही होगी। तो गैलीलियो साहब ने गति के 3 समीकरण दिए। न्यूटन की गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए, तो उसमें नाम ही में चलता है न्यूटन की गति के नियम, फिर कुछ लोग बोलते हैं गति के नियम तो न्यूटन ने दिए, तो गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं, लेकिन गति के समीकरण किसने दिए, गैलीलियो ने। और किसकी गणना के लिए दिए उनने, तो त्वरण की गणना के लिए। ठीक है, इसकी भी छोटी सी कहानी है हमारे पास कि गैलीलियो साहब ने मुख्यतः अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया, और अंतरिक्ष में उन्होंने देखा कि मोस्टली पिंड क्या होते हैं, एक वृत्तीय मार्ग पर लगातार गति करते रहते हैं। और कुछ लोगों को पहले से शायद पता है कि वृत्तीय मार्ग पर घूमते समय हर एक बिंदु पर हमारी दिशा और वेग में होता है परिवर्तन। ठीक है, वेग में होता है परिवर्तन, तो उस वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। मतलब जो गोल गोल पिंड घूमते हैं, आकाशीय पिंड, उनमें गोल गोल घूमते समय वेग में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। अर्थात पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उसकी गति कौन सी गति हो जाएगी, त्वरण की गति, अर्थात त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए उनने उसकी गति की गणना के लिए, उसके त्वरण की गणना के लिए क्या बना डाले, समीकरण बना डाले। हम लोग तो केवल चाय कॉफ़ी बनाते हैं, उन्होंने समीकरण बना डाले जो कि आज तक याद रखे जा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं समझाना, फिर से बस इतना बोल देते हैं, गति के समीकरण त्वरण को व्यक्त करने के लिए बनाए गए हैं, और गति के समीकरण किसने दिए थे, तो आप बोलेंगे गैलीलियो साहब ने। पहला समीकरण सामान्यतः, इनको कोई क्रम से याद करना जरूरी तो नहीं है, बाकी सामान्यतः ये पहला समीकरण माना जाता है, ये दूसरा, और ये माना जाता है तीसरा। दूसरे तीसरे में थोड़ा हमें भी डाउट रहता है, कभी कभी इसको 2 नंबर पर, इसको 3 नंबर पर लिख देते हैं। ठीक है, तो एक समीकरण कौन सा आपका, v = u + at। v भी यहाँ पे स्मॉल रहता है, वैसे थोड़ा सा v भी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो v बराबर होता है क्या, u + at। संकेतों का हम नीचे लिखे हैं, पहले तीनों को याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण क्या है हम लोगों का, v² = u² + 2as। तीसरा समीकरण क्या है, स्मॉल s = ut + 1/2, या फिर लोग इसको सीधा पढ़ते फ्लो में हाफ, फिर at²। तो तीनों समीकरण आपको याद रखना है, v = u + at। दूसरा समीकरण क्या है आपका, v² = u² + 2as, फिर s = ut + ½ at²। यदि किसी को इन समीकरणों को सिद्ध करना देखना है तो आप लोग हमारी प्रज्ञा स्मार्ट क्लास के ही 11th क्लास की क्लासों को ज्वाइन करके इनको सिद्ध करना भी सीख सकते हैं। बाकी हम लोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब नहीं आता है। आपको यदि अभी भी और ज़्यादा पढ़ने के, मतलब किसी की रेंजर की तैयारी करने का मन है आगे जाके, या फिर अभी भी कोई शायद अपना JEE मतलब जो अपने इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, AIEEE वगैरह की, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहले आपको संकेतों का अर्थ बता दें
तो यहाँ पे जो u लिखा है उस u का अर्थ क्या है, तो आप बोलेंगे प्रारंभिक वेग। जब हम लोग गति करना शुरू करते हैं उस समय हमारा वेग क्या था, तो उसको आप बोलेंगे u फॉर प्रारंभिक वेग अर्थात इनिशियल वेलोसिटी। फिर v क्या होगा, स्मॉल v अंतिम वेग, मतलब हम लोग की फाइनल वेलोसिटी। फिर t क्या होगा, हम लोग का समय, या फिर इसी को आप लोग समय अंतराल टाइम या फिर टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। इसको आप समय के साथ साथ समय अंतराल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और s क्या होगा यहाँ पे, s का यहाँ पे d फॉर विस्थापन नहीं लेते हैं, यहाँ पे s फॉर विस्थापन लेते हैं, जिसको हम लोग दूरी के सेंस में भी ले सकते हैं। बाकी बोलना तो क्या है, आपको विस्थापन ही बोलना है। प्रतियोगी परीक्षा में दूरी भी बोल सकते हैं, बाकी फिजिक्स में विस्थापन को विस्थापन कहते हैं, दूरी अलग चीज़ है, आप लोग पीछे बोल चुके हैं। ये अदिश था और ये सदिश था, तो ये आपको याद रखना है। v क्या है हम लोगों की फाइनल या फिर अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, ये तो सबको याद है, a फॉर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और t क्या है हम लोगों का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे a नहीं लिखा है तो मैं भी लिख दें आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे। a त्वरण है, इसको बस पृथ्वी के सेंस में हम लोग क्या लिखेंगे आगे जाके, g लिखेंगे, और g को आप लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्व गा लिखना है ना कि माँ लिखना है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक को ही आगे जाके हम लोग जी लिखेंगे, जितने भी समीकरण हैं इन सब में एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, जी, जब हम लोग पृथ्वी के सापेक्ष गति करेंगे। तो फिर से रिपीट कर दें, भी हम लोगों का अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, टी हो जाएगा हम लोगों का समय, भी फिर से वही अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, दो तो कुछ खास नहीं, एक अचर संख्या है जिसका मान हमेशा वही रहेगा, ठीक है। एक ही बात का तो फिर से त्वरण है, एस क्या है विस्थापन, जब आपको विस्थापन करना पड़ता है निकालना पड़ेगा तो इसका यूज कर देना। फिर कभी कभी इन दोनों में, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को मेन चीज़ तो ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग किस स्थिति में किसका यूज करेंगे। तो आप लोग को बस ये देखना है कि हमें किन किन के मान दिए हैं। हो सकता है इन तीनों के मान दिए, इसका मान नहीं दिया है, हो सकता है इसका मान दिया है लेकिन इसका नहीं दिया है। तो आपको तो बस ये देखना कि एक समीकरण में सामान्यतः 4 प्रकार की संख्या है, 4 में से 3 दी जाएंगी, आपको एक पूछी जाएगी। तो जो भी प्रकार की 3 दी गई हैं और चौथी पूछी गई है, तो आप ये देख लें कि ये 4 इकट्ठी किस समीकरण में मिलती है, उससे आप इनके समीकरण का उपयोग करके अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। और एक और ये चीज़ बात बता दें, कई बार तो कुछ परीक्षाओं में सीधे गति के समीकरण ही पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन लिखा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण सत्य है असत्य है, ठीक है। तो 3 सत्य लिखे आ जाएंगे, एक चौथा कोई भी लिख देंगे अपने मन से बना के, तो उसको आप असत्य पहचान कर लेना। कभी कभी इन संकेतों के अर्थ भी पूछते हैं कि गति के समीकरण में स्मॉल v का अर्थ क्या है, तो आप बोल देंगे अंतिम या फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब इन्हीं समीकरण में से खासकर इस वाले के उपयोग से एक और चौथा समीकरण निकल के तैयार होता है, जो कि अपने गैलीलियो साहब भी बना के गए थे। बाकी इसको समीकरण नहीं मानते क्योंकि इसका ही एक प्रकार से ये व्युत्पन्न रूप है, तो जिसमें st के रूप में आप लोग क्या निकालते हैं कि ft सेकेंड में, ठीक। अब इसको मटा देते, थोड़ी सी जगह चाहिए हमारे लिए, थोड़ा सा बस लिख के छोड़ देते हैं। a बराबर क्या था, त्वरण था। तो यहाँ पे st क्या है, तो आप st के लिए बस याद रखना, बाकी संकेत तो जाओगे तो हैं। तो t सेकेंड में, सेकेंड में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकेंड, सेकेंड में विस्थापन। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि हम लोग इस वाले उदाहरण को फिर से उठाते हैं। हम अपने घर से निकले, 1 सेकंड बाद ही हमारा वेग हो गया था 10, दूसरे सेकंड में हमारा वेग कितना हो गया 12। तो दूसरे सेकंड में हमारा वेग 12 होने का मतलब है कि इस 1 सेकंड में हमने कितनी दूरी तय की है, 12 मीटर की, ठीक है। इस तीसरे सेकंड की बात करें यदि हम, तो इस तीसरे सेकंड में हमने कितने की दूरी तय की है, तो 12 से 15 होगा। तो हमने, इसका मतलब ये है कि इस वाले तीसरे सेकंड में हमने 15 मीटर की दूरी तय की है। तो अलग अलग सेकंड्स में, जैसे हम लोग यदि आपसे कभी कोई दूरी पूछ लेगा, तो पहले सेकंड में आप 10 पहुँचे, दूसरे सेकंड में 12, तीसरे सेकंड में 15 और चौथे सेकंड में 18। तो यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन समझा के नहीं आया है, तो फिर हम लोगों को इन समीकरणों का ही उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम पीछे आपसे बार बोल रहे थे कि त्वरण की गणना करना एकदम आसान नहीं होता है, इसलिए उन लोगों ने ये समीकरण बना के दिए। उन लोगों नहीं, बल्कि गैलीलियो साहब ने हम लोगों को ये समीकरण बना के दिए। तो सीधी बात बस, किसी भी विशेष छोटे सेकंड की बात, आपको बाकी की स्थितियाँ छुपाई गई हैं, ठीक है, लेकिन आपको त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया गया है, लेकिन सीधा ये पूछा कि इस वाले विशेष सेकंड में कितना विस्थापन हुआ होगा। तो उसकी गणना करने के लिए आपको इस सूत्र का उपयोग करना है, उस विशेष सेकंड का विस्थापन, ना कि कुल विस्थापन। कुल निकालने के लिए आप लोग इसका उपयोग करेंगे और किसी विशेष समय के लिए आप इसका उपयोग करेंगे।
तो अभी मैंने देखा पीछे जेल परी का एग्ज़ाम, चाहे हम लोगों के रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे आप लोगों ने कभी पीछे अपने रेलवे में अपना क्या बोलते हैं लोको पायलट, जितने भी टेक्निकल एग्जाम देते हैं, फिर अपने एमपी के जितने भी आजकल साइंस मतलब साइंस ओरिएंटेड पेपर हो रहे हैं, उन सब में मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं? गति और गति के समीकरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर रुक के आप लोगों को विशेष स्पेसिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ के रखें। फिर से एक बार बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। त्वरण तो वेग में परिवर्तन की दर था, जिसका सूत्र वेग बटे समय आपको याद है। एक बेसिक फार्मूला आप लोग ये भी बना सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो के लिए। ठीक है, अब गति के समीकरण जो हैं, गति के समीकरण हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो गति के समीकरण मुख्यतः किसके लिए बनाए गए? त्वरण के लिए बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। गति के समीकरण गैलीलियो द्वारा दिए गए, वो तीनों समीकरण हमने आपको लिख के दे दिए हैं। इन संकेतों का अर्थ भी आपको याद रखना है। और इसी तीसरे समीकरण से एक और समीकरण निकल के आता है जो कि आपको याद रखना है, जहाँ पे बस एस टी का अर्थ क्या याद रखना है? एस टी का अर्थ है किसी भी दिए गए टी वे सेकंड में जो भी आपको दिया जाएगा, एन वे नहीं टी वे सेकंड में विस्थापन का दिया आपको मान निकालना। विस्थापन अर्थात दूरी बोल सकते हैं यहाँ पे, पर होती नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो इन्हीं वाले टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों को अब कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल रूप में करने हैं। तो एक क्वेश्चन लेके आए हम छोटा सा आपके लिए, जो कि अभी सरल है, आप लोगों का विश्वास बढ़ा देगा कि हाँ सर अब हमें भी साइंस में 100 में से 100 नंबर मिल सकते हैं, फिर 100% नंबर मिल सकते हैं। किसी वाहन का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, जबकि 5 सेकंड, एस का मतलब सेकंड है, 5 सेकंड के बाद, ठीक है, 5 सेकंड के बाद अंतिम वेग क्या हो जाए? 40 मीटर प्रति सेकंड हो, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी त्वरण का सूत्र आप लोगों ने याद किया। सामान्यतः देखो एक छोटा सूत्र आप लोगों को क्या याद है? तो आप बोलेंगे सर मैं त्वरण का सूत्र याद है, वेग बटे समय। तो वेग तो दो दिए गए हैं, 10 भी दिया है, 40 भी दिया है, तो इसकी सहायता से आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो फिर हम लोगों को इसका दूसरा सूत्र जो अभी आपने मैं याद दिलाया कि सर वो लगा सकते हैं आप कि दोनों वेगों का अंतर और बटे में दिया गया केवल एक समय अंतराल। ठीक है, तो उससे भी करना एकदम सही नहीं माना जाता। बाकी चलता है हम लोग की कॉम्पिटेंट परीक्षाओं में कि आप लोग अब यहाँ पे हमने भले वहाँ पे आरंभिक यानी प्रारंभिक लिखा था, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं अंतिम मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और माइनस प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और बटे में लिखेंगे आप समय नहीं, इस बार आपको समय अंतराल लेना पड़ेगा कि इस वाले वेग से इस वाले वेग तक, इस वाले वेग से इस वाले वेग तक जाने में आपने कितना समय खर्च कर दिया, फिर कितना समय अंतराल लग गया आपको। तो अंतिम वेग लिखा है आपके पास 40, प्रारंभिक वेग कितना लिखा है 10। तो यदि आपको सूत्र हम बना के दिखाएं, कभी कभी प्रारंभिक ज़्यादा दिया होता है, अंतिम वेग कम दिया होता है, तो आपको तो अंतर लेना है। ठीक, अंतर में ऋण वगैरह नहीं लगाते। भले हम पीछे आपको बताना भूल गए, त्वरण तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक, त्वरण तो सदिश राशि है, पीछे बताना भूल गए हम आपको। तो यहाँ से याद रखें आप, त्वरण सदिश राशि, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समय अंतराल कितना दिया गया आपको? 5। तो 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 30, और भाग लगाएंगे आप 5 से, तो मात्र कितना आ जाना? 6 मीटर, और साथ में आप क्या लगाएंगे? सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में था, और नीचे एक और सेकंड, तो सेकंड का गुणा होकर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले सूत्र से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको जो गति के समीकरण लिख के दिखाएं, आप बोले सर उससे करके दिखाएं आप, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को गति का पहला समीकरण याद है, एक का मतलब पहला है, तो पहला समीकरण क्या है? v = u + at, और a का मतलब क्या है? त्वरण, एक्सेलरेशन। तो v का मतलब क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना दिया आपको? 40। और मात्रकों पे भी ध्यान देना आपको, यदि मीटर प्रति सेकंड दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि किलोमीटर प्रति घंटे दिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। u का मान कितना है? 10, a का मान हम लोगों को निकालना, t का मान कितना दिया? 5। अगले स्टेप में इसको उस साइड जगह आप घटा देंगे, तो 40 में से 10 जाएगा, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। और यहाँ पे हमारे लिए 5 लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमें 5 लिखना है, तो यहाँ पे बचेगा केवल a × 5, और 5 से कितना कटेगा? 6 बार। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर से 6। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, पर यहाँ से करने एकदम सही माना जाता है। बाकी हम लोगों को तो अभी उत्तर से मतलब है, जब वहाँ से नहीं निकल पाएगा तो फिर आप यहाँ से आएंगे, तो इसका आंसर कन्फर्म सही होगा। ये भी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही दिखाना पड़ेगा। तो हम लोगों को इन्हीं की गति के समीकरणों का उपयोग करना सीखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पीछे जो गति के समीकरण याद किए हैं, उन्हीं गति के समीकरणों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे हल करेंगे।
ताकि हम लोगों को उन समीकरणों को आसानी से याद कर किया जा सके और उनका उपयोग कहाँ कहाँ करना है इसकी जानकारी हम लोगों को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु वेग 6 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 1.5 या फिर 1.5 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तथा इसको अंतिम वेग लिखना पड़ेगा, तथा अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो इस गति में लगा हुआ समय हम लोगों को निकाल के देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये देख लें कि हम लोग को दिया क्या गया है। साफ लिखा है, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड तथा त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है, तो हमें इसको इससे जोड़ना है, चलना प्रारंभ करती है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, शुरुआत में आप पूरा पूरा लिख के करें, जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रारंभिक वेग शब्दावली बनाएं अपने मन से ताकि दिक्कत ना हो। प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल यू लिखते हैं, का मान कितना दिया हम लोगों को 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अंतिम वेग वहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है तो बहुत लिखा है इतना हो, तो टी समय बाद इतना वेग हो जाएगा। तो अंतिम वेग हमें कितना दिया गया है, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, स्मॉल वी लिखते थे, ये दिया गया हम लोगों को 15 मीटर पर सेकंड। और बीच में हम लोगों को त्वरण एक्सेलरेशन ए का मान कितना दिया है, केवल 1.5 या फिर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे भी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा त्वरण है। और हमें समय अर्थात टी का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो पीछे अपने सभी 3 समीकरण मुख्य रूप से याद कराए गए हैं, उन तीनों समीकरणों में से सोचना है कि किस समीकरण का उपयोग कर लें ताकि हम लोग इस टी का मान निकाल सकें, और हम जहाँ पे हम लोगों को इस यू का, वी का, ए का, टी का सबका मान दिया हो, ठीक है। तो तुरंत आप लोग बोलेंगे कि सर हमें याद है कि हम लोगों का गति का पहला समीकरण क्या है, तो आप बोलेंगे v = u + at। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं v का मान भी रख सकते हैं, u का मान भी रख सकते हैं, a का मान भी रख सकते हैं, और किसका मान चाहिए, t का मान चाहिए। इस t का मान हम लोग निकाल के आंसर निकाल लेंगे। तो v का मान कितना दिया हमने आपको 15, यहाँ से उठाएंगे आप। u का मान कितना दिया है 6, a का मान कितना दिया है 1.5, और t का मान हम लोगों को चाहिए, तो मिनटू में t को जो कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको पहले इस साइड पक्षांतर कर दें। तो 15 माइनस कितना लिखेंगे 6, यदि आपको 9 सीधा समझ में है तो सीधे 9 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1.5 और गुणा में कौन है t। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 1.5 और गुणा में t जो कहते हैं। अगली स्टेप में t का मान आपको चाहिए है, तो इसको आप तिरक गुणा करके कहाँ पहुँचा देंगे, नीचे। तो 9 के बटे में 1.5 आएगा, ठीक है। अब हमने 1.5 का दशमलव हटा दिया, तो बटे में 10 पलट के कहाँ लिख दो, यहाँ पे। एक स्टेप तो खाना फ्री पड़ेगा हमें, नहीं सीधा आपको पता है 15 छक्के 90 होता है, तो यहाँ पे 1.5 छक्के कितना हो जाएगा 9, तो सीधा वो 9 बार कट जाता। अब बाकी पूरा करके दिखा रहे हैं हम ताकि सबको समझ में आए बेसिक से। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया हो जाएगा 15, और 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। तो t की वैल्यू केवल कितनी बचेगी, 3 दूनी 6, और t मतलब समय है, तो इसको आप क्या बोलेंगे सेकंड। तो हम लोगों का आंसर t की वैल्यू कहलाएगी कितनी 6 सेकंड। तो कुछ खास नहीं था, हम लोगों को पता है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन अभी नए ही आ रहे हैं, और ये तो एप्टीट्यूड होता है जहाँ पे आर्ट, कॉमर्स सभी प्रकार के बच्चे पेपर में देने पहुँचेंगे, इसलिए बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों को बस ये देखना है कि दिया क्या क्या गया है, पूछा क्या गया है, उस आधार पे आप लोग सही समीकरण का चयन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा u का मान दिया था, v का मान दिया था, a का मान दिया, t का मान दिया था। तो ऐसा कौन सा समीकरण जहाँ पे ये चारों हम लोगों को इकट्ठे मिलेंगे, तो v = u + at। तो जहाँ पे आपको t का मान दिया तो हम गलत बोले पीछे, t का मान निकालना था, तो आप t का मान इस समीकरण में तिरक गुणा पक्षांतर दबा करके आसानी से निकाल लेंगे। तो हम लोगों का आंसर है फिलहाल 6 सेकंड। आप लोग मैथ्स तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि आरक्षक के पेपर में हम लोगों को मैथ्स तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आनी, तो आप लोगों को गणितीय संक्रिया तो करना बहुत आसानी से आनी ही चाहिए। तिरक गुणा और पक्षांतर में तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। दशमलव पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो आप लोगों की मैथ्स पे कमांड और अच्छी हो जाएगी।
तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन है अभी। तो फिर से एक सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम। एक वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड तथा तुरंत फिर से वो 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चलना प्रारंभ करती है तथा अंतिम वेग, फिर से यहाँ पे अंतिम ही माने आप, अंतिम वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना आपको इस बार। तो क्वेश्चन लो हमने सेम लिया ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने क्या क्या दिया है इस बार, फिर से वस्तु का प्रारंभिक वेग प्रारंभ करती है, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो प्रारंभिक वेग ये काम हम आपको बार बार करके दिखा रहे हैं। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आपको सीधा फार्मूले में मान रखना है, बाकी शुरुआत के लिए पूरा करके दिखाना होता है। तो प्रारंभिक वेग u का मान आपको दिया है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अंतिम वेग जल्दी लिख लेते हैं, तुरंत अभी बीच में दिया है भले। अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी दी गई हम लोगों को पीछे, 15 मीटर पर सेकंड। फिर त्वरण या फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है, केवल फिर से वही 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस बार हम लोगों को दूरी पता करके देना है या फिर विस्थापन। तो फिलहाल गणितीय सवाल है इसलिए विस्थापन को दूरी बोल सकते हैं, बाकी आप लोगों ने हमें पीछे बताया है कि दोनों में अंतर तो होता है। और इसको हम लोग सांकेतिक रूप से क्या मानते हैं, दूरी या विस्थापन को गति के समीकरणों में, तो आप बोलेंगे सर एस मानते हैं, कैपिटल एस, और इसकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए है, ठीक है। तो फिर से आपको एक गति का समीकरण सोचना पड़ेगा जिसमें इस बार u दिया हो, v दिया हो, a दिया हो, s का मान आप निकाल सकें, मतलब ये चारों दिए हों। तो आप तुरंत बोलेंगे क्या, हम लोगों को एक समीकरण याद है गति का समीकरण कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस ट्वाइस as। अब कुछ लोग इसको दूसरा समीकरण बोलते हैं, कुछ लोग तीसरा, हम तीसरा बोलते हैं जहाँ तक हमने पीछे आपको दूसरे में लिखवाया था। तो इसलिए हमने सीधा समीकरण लिख के दे दिया आपको कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो यहाँ पे आप लोग v का मान रख पाएंगे, u का मान रख पाएंगे, a का मान रख पाएंगे, s का मान निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को जज करना है कि हम लोगों को क्या क्या दिया, क्या पूछा। मतलब मोस्टली आपको 4 में से 3 चीज़ें दी जाएंगी, एक चीज़ पूछी जाएगी इस ईजी क्वेश्चंस में। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना कि कौन से समीकरण को आप चूज करें ताकि आसानी से आंसर मिल जाए। तो हम लोग का वैल्यू पुट करते हैं, v का मान कितना दिया हम लोगों को 15, तो यहाँ पे आप 15 का स्क्वायर करेंगे। u का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और प्लस 2a का मान कितना दिया हमने आपको, केवल 1.5 या फिर 1.5, और s की वैल्यू हम लोगों को चाहिए है। तो अगली स्टेप में थोड़ा स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर हमारे ख्याल से आप सबको याद है 225। इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, माइनस में दिखेगा आपको। और प्लस में यहाँ पे 1.5 दूनी कितने हो जाएंगे 3, 1.5 और 1.5 को मिलाओगे 3, और पीछे हमारे पास कौन है, s है। तो थोड़ा ध्यान दें, ये 5 है और ये s है। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग दिखा पाएँ। अब 15 में से 6, 225 में 36 घटाने हैं हम लोगों को, तो कितना बचेगा, तो घटा देते हैं। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, फिर 21 या 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, गलत बोले हम, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ होगा 1, तो 189। वैसे ये काम भी सीधा करते आना चाहिए हम लोगों को कि 225 में 36 गए 189 बचेंगे। हम लोग अब s का मान चाहिए, तिरक गुणा होकर जाके इसको भाग लगाएगा तो हम लोग उसको यहीं से काट देते हैं। 3 हो जाएंगे 18 और 3 तिरका हो जाएगा 9। इसको अगली स्टेप में लिख देते हैं। तो s की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगी 63, और s क्या है विस्थापन, तो इसको आप किस में दर्शाएंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आगे का काम तो आप लोग देख रहे हैं काफ़ी इजी हो जाता है। मैथ्स में तो आप लोगों को इससे भी काफ़ी हद तक बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। बस मेन डिसीजन आपको ये लेना है कि आपको दिया क्या गया है, उस आधार पे आपको सही गति के समीकरण का चयन करना है ताकि आप लोग क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाएँ, ठीक है।
तो फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि दिया क्या था हम लोगों को। प्रारंभिक वेग u का मान 6 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v का मान 15 मीटर पर सेकंड, त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो गया था। विस्थापन या दूरी आपसे पूछी गई जिसको हम लोग s मानते हैं गति के समीकरणों में, तो उसका मान हम लोगों को निकालना है। तो इस आधार पर हम लोगों को गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस ट्वाइस as का उपयोग करना है। तो v² की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 15 रखी हमने, u का मान 6 रखा, ठीक है, 6 का सबके बराबर रखे हैं, और a का मान 1.5 रख के पूरा तिरक गुणा पक्षांतर करके हमने आंसर निकाल लिया। तो कितना आया है, केवल 63 मीटर। इसका मतलब यह है कि हमारी जो वस्तु है, समय ज्ञात नहीं है लेकिन तब भी आपने आंसर निकाल दिया कि 6 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू किया है और 15 मीटर प्रति सेकंड आपने वेग प्राप्त कर लिया, और हर बीच में हर एक सेकंड के बाद आपका वेग कितना बढ़ रहा था, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा था। तो आप लोग इतनी दूरी तय कर लेंगे इस वाली स्थिति में। तो काफ़ी ईजी, भी ज़्यादा समझा के आप लोगों को बोर नहीं करते हैं, बस आप तो इसी चीज़ पर ध्यान दें कि हमें कहाँ पे किसका यूज करना है। तो अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हमारा मन इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, बीच के दो भी बाद में करेंगे। तो एक पिंड को ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है यदि गिरते समय एक समान त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। इस पर ध्यान नहीं दे पाए लगता है हम लोग। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो काफ़ी अच्छा और व्यवहारिक क्वेश्चन है ये। व्यवहारिक से मतलब ऐसा हम लोग अपने जीवन में आसानी से नोट कर सकते हैं। बस मीनार तो हम लोग आजकल नहीं बनाते, तो मीनार की जगह आप लोग कोई बिल्डिंग या इमारत मान सकते हैं। मान लीजिए वो इमारत है या मीनार है जहाँ से हमें किसी पिंड को गिराना है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हमारा पिंड था, वो पिंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा। तो आपको दिया गया कितने सेकंड में पहुँचेगा, 4 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा उसको 4 सेकंड, ठीक है। गिरते समय तुरंत तो आपको सेम कितना दिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करके देनी है। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मीटर। तो यहाँ पे m नहीं लिखते, नहीं डाउट बनेगा, h मान ली। बस बुरी बात यह है कि हम लोगों को गति के समीकरण का उपयोग करना है यहाँ पे, और गति के समीकरणों में कोई ऊंचाई जैसी चीज़ तो होती नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वस्तु जो है ऊपर से कहाँ तक आ रही है, नीचे तक आ रही है। तो ऊपर से नीचे तक आते समय उसको विस्थापित होना पड़ रहा है या फिर एक दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इसी h को आप किसके फॉर्म में ले लेंगे, अब s के रूप में, ठीक है। बस इतना हमें समझाना था यहाँ पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमारी वस्तु को समय कितना लग जाएगा, तो ये भी आप लोगों को दिया गया है, केवल 4 सेकंड का समय लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में। और ये वस्तु यहाँ पे आके मान लीजिए रुक जाएगी, गिर जाएगी। तो हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, पहले तो इस चीज़ की चर्चा कर लें हम लोग फिर से, कि एक पिंड को खालिस्तान ऊंची मीनार से, एक पिंड को कुछ ऊंची मीनार से गिराया गया है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, एक बार चेक कर लें। एक पिंड को ऊंची मीनार से तक गिरने में ठीक कुछ खास गलती नहीं है। तो क्योंकि ऊंचाई तो हम लोग को ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो हम यही लिख दें, ऊंचाई के रूप में हम लोग यहाँ पे विस्थापन का मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मान आपको चाहिए है। फिर अगली बात कर लें हम लोग किसकी, कि आप लोग बोलोगे सर पिंड को आपने गिराया है, तो गिराते समय कोई ना कोई तो प्रारंभिक वेग रहा होगा। तो आप लोग खुद सोचें, जब वस्तु को आप ऊपर से छोड़ेंगे तो छोड़ने से पहले तो आप उसको रोक के बैठेंगे, तो रुकी हुई स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। तो प्रारंभिक वेग u का मान भी क्या रहेगा यहाँ पे, 0। फिर वस्तु गिर गई है नीचे जाके और रुक गई है। अंतिम वेग इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी v का मान भी क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे 0, क्योंकि वस्तु जो है यहाँ पे ये मानना है आपको कि यहाँ से छोड़ते समय भी 0 था और बीच में उसका वेग बढ़ेगा, और बस पृथ्वी पर टकराते समय भी उसका वो आके रुक जाएगी, तो उसका वेग फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग भी हम लोगों को 0 लेना है। और समय t की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है, इस प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक जाने में उसको समय कितना लगा है, t लगा है, और उसकी वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है, 4 सेकंड दी गई है। और विस्थापन के रूप में हम लोगों को s का मान चाहिए है। तो फिर से आपको कुछ ऐसा सोचना है कि अच्छा, त्वरण भी लिखना भूल गए, त्वरण। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें आप लोगों को, ये त्वरण किसका होता है, पृथ्वी का। हम लोग गुरुत्वाकर्षण टॉपिक में फिर से चर्चा करेंगे। तो यही त्वरण जिसको आप लोग क्या बोलते हो, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
तो गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं इसको, जो कि हम लोगों को याद भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में लिखा हुआ नहीं आता। जब भी हम लोग पृथ्वी के मामले में काम करेंगे तो आप लोगों को अपने मन से ही ए का मान कितना रखना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो इसको हम लोग पुट करेंगे अब। तो हम लोगों को कुछ ऐसा समीकरण सोचना है जहाँ पे हम लोग s का मान दिया हो और t का मान दिया हो, 9.8 के रूप में a का मान दिया हो, इसको हम लोग a लिखेंगे, ठीक है, ये भी लिखना भूल गए हम। तो आपको a का मान दिया है। तो यदि हम लोगों को समीकरण याद है, कौन कौन से याद हैं, यदि हम तीनों समीकरण यहाँ पर लिख दें एक बार फिर से आपको, ताकि थोड़ा सा रिवीजन करा सकें। मेन तो क्योंकि उद्देश्य हम लोगों का क्या है, समीकरणों को याद करना। तो पहला समीकरण आपको क्या याद है, b = u + at। अच्छे नहीं बन रहे हैं, टी और प्लस एक जैसे दिख रहे हैं। b = u + at। तो इससे काम हो पाएगा क्या, हम लोगों को चाहिए विस्थापन है, पर यहाँ पे तो विस्थापन के रूप में s की वैल्यू ही नहीं है। फिर से बोल दें, हम लोगों से ऊंचाई पूछी गई है और ऊंचाई के रूप में आप लोगों को किसका मान निकालना है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट का मान निकालना है, क्योंकि वस्तु ऊपर से लेकर नीचे तक आने में कोई ना कोई दूरी तय कर रही है, जिसको हम लोग विस्थापन बोल रहे हैं। और आगे चलते दूसरा समीकरण आप लोगों ने अभी पीछे कौन सा यूज किया था, b² = u² + 2as। तो आप बोलेंगे इसकी सहायता से आंसर निकल आएगा क्या, तो इसकी सहायता से यदि आंसर निकालने जाएंगे तो v की वैल्यू भी 0 रखेंगे, u की वैल्यू भी 0 रखेंगे और ट्वाइस के रूप में तो ठीक रहेगा। a का मान तो आप यहाँ पर रख पाओगे, लेकिन सीधी बात जब हम लोग इससे जाएंगे तो इससे देखो हम निकाल कर दिखाते हैं कि इसका यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। v का मान भी हम लोगों को क्या दिया है, 0 दिया है, और u का मान भी क्या दिया है, 0, और ट्वाइस a का मान तो आप 9.8 रखेंगे, और s का मान हम लोगों को चाहिए, तो ये पूरा 0 होने के कारण तिरक गुणा होकर ये भी 0 हो जाएगा, s की वैल्यू कैसी प्रतीत होगी, 0। तो मतलब अभी इससे काम नहीं चल पाएगा, तो इसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों को ले दे के तीसरा समीकरण यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों के पास क्या है, s = ut + 1/2 at²। इससे आप लोग पूरा काम आसानी से कर लेंगे। भले इसमें v का मान नहीं रखना है, पर हम लोगों को तो v का मान चाहिए भी नहीं है, हमें तो s का मान चाहिए, बाकी सब चीज़ों के मान हमारे पास हैं। तो इस वाले से करना हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि किसका उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। भले हमने अभी समय ज़्यादा खर्च करा दिया है, पर मेन तो तैयारी हो रही परीक्षा की जीत की, बिना बॉर्नवीटा पिए। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि इन दोनों, इससे तो काम बिल्कुल नहीं चला, इससे काम चल रहा था, लेकिन s का मान 0 आएगा, और वो की गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पे इन दोनों को 0 रखने पर इसका मान तो अपने आप 0 प्रतीत हो रहा है, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा विस्थापन निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास, ये वाला। तो इसकी सहायता से हम लोग अब काम करेंगे। तो s का मान हम लोगों को चाहिए है, ठीक है, बड़ा सा s बना दी ताकि आपको 5 के जैसा प्रतीत ना हो। u का मान कितना दिया हमने आपको, 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग कितना मानना हमने, वस्तु तो अभी ऐसे ही हाथ में लेके खड़े थे, तो प्रारंभिक वेग 0, और भले वो नीचे जाके गिर जाएगी तो उस समय अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, 0। बीच में उसके पास कोई ना कोई वेग था, तो दूरी तो तय की जाएगी। u का मान 0 है। t का मान कितना दिया आपको, 4। तब वो 4 लिखने का कोई पर्पस तो नहीं है, पर लिख के दिखाना पड़ता है। फिर 1/2, तो इस वाले सूत्र में मान रख रहे हैं हम, ठीक है। a का मान कितना है, लेना है आपको 9.8। अब 9.8 दिया है तो आप 9.8 ही रखेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि कभी कभी कुछ सवालों में 9.8 के अनुसार आंसर नहीं मिलता है, तो आप लोग इस 9.8 की वैल्यू को ही लगभग में कितना मान सकेंगे, 10 के बहुत पास है, तो लगभग में आप इसको 10 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको साफ सवाल में दिया है, तो आप 9.8 से ही आंसर करेंगे। फिर लिखा है t², तो t के रूप में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4, और उसके ऊपर भी कितने की घात, 2 की घात। तो अगली स्टेप में s की वैल्यू यहाँ पर क्या, ये तो पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा, इसको भी काट दें। देखिए 2 से आप 98 को काटने जा रहे हैं, तो कितना बचेगा, 49, मतलब 4.9। तो अब यहाँ पे 4.9 लिखा जाएगा, गुणा में 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 नंबर 144 की 4 हासिल हो जाएगी 14, और 16 चौके 64, और 14 कितने हो जाएंगे, 78। और 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो दशमलव वाले सवालों से डरना छोड़ दें, तो नौकरी से बहुत जल्दी आप लोगों का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 78.4। और s क्या है, विस्थापन, यहाँ पे हमने उसको ऊंचाई माना है, तो यही हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने मन से h भी लिख दिया, कोष्टक में s को कर दिया। तो इसको आप लोग इसमें दर्शाएंगे मीटर में। तो जो मीनार है काफ़ी अच्छी खासी ऊंची है, 78 मीटर या फिर 78.4 मीटर के आसपास ऊंची है।
ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमने समझाने में काफ़ी समय लगा ताकि आप लोग इसको आगे के समय में भूलने के बाद भी कर सको। तो क्वेश्चन में दिया गया था कोई एक पिंड को किसी ऊंची मीनार से, तो ऊंचाई दी है नहीं क्योंकि आपको देखा है पीछे ऊंचाई बताना था, ठीक है। तो किसी ऊंची मीनार से गिराया गया है, गिराने के बाद उसको 4 सेकंड तक का समय लगा पृथ्वी तक पहुंचने में, तो पृथ्वी तक पहुंच के वो रुक जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है। तो ऊंचाई के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, मतलब उसने कोई ना कोई दूरी तय की है, तो ये उसका विस्थापन है। तो हम लोग h के रूप में s का मान निकालने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण में s पढ़ रखा है। तो हम लोगों ने फिर क्या क्या दिया है वो लिख लिया है, और समीकरणों से हमने आपको लिख लिख के दिखाया कि किसका उपयोग कर सकते, किसका उपयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग इस तीसरे समीकरण की सहायता से आंसर निकाल पाए। हम लोगों का आंसर कितना है, 78.4 आया है, ठीक है। तो माना कि आपको समझ में आया, और तब भी कोई डाउट है तो आप लोग हमसे फिर से संपर्क कीजिए, पर शुरुआत में आप इत्मीनान से कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और गलतियां होना ख़त्म हो जाए। जब प्रैक्टिस बढ़ा देंगे आप तो आपकी स्पीड फिर इतनी तेज़ होगी, आप 1 मिनट में भी 2-2 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। 3-3 तक करते हैं हम लोग, तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है आप लोग हमसे ज़्यादा तेज़ हो। तो अगला क्वेश्चन है, अब एक वस्तु समत्वरित गति करते हुए तीसरे सेकंड में 15 मीटर तथा छठे सेकंड में 27 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो आपको वस्तु का त्वरण ज्ञात करके देना है। तो वस्तु का हम लोगों को त्वरण ज्ञात करके देना है। तो इस बार हम लोगों को अब नए चीज़ का यूज करना पड़ेगा। आप लोग साफ देख पा रहे हैं, एक वस्तु समत्वरित है मतलब त्वरण तो उसका समान है, लेकिन तीसरे सेकंड, ना कि 3 सेकंड, तीसरे सेकंड में और छठे सेकंड में हम लोगों ने क्रमशः 15 और 27 मीटर की दूरी तय कराई है। तो इस बार जो हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण याद किए थे, उन तीनों समीकरणों से आंसर होने वाला नहीं है। हम लोगों को इस बार जो हमने अलग से चौथा समीकरण देखा, तो चौथा तो होता नहीं, वो तीसरे का ही क्या होता है, रूप होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस बार किसका यूज करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर इस वाले का, ST वाले का। तो हम यहाँ पर कहीं लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझा सकें। ST बराबर U + 1/2 A × 2t - 1, ठीक है। तो आप ST का मतलब क्या था कि टीवे सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ पर टीवे के रूप में कौन कौन दिया आपको, तीसरे और छठवें। तो 3rd सेकंड में और 6th सेकंड में आपको अलग अलग दूरियाँ निकालनी पड़ेंगी, और फिर हम लोग उसकी सहायता से किसका मान निकाल लेंगे, त्वरण का। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और काफ़ी सीखने मिलता है इस क्वेश्चन से, इसलिए हमने इसको लेके रखा है। तो इस वाले समीकरण का यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया है। तो हम तो पहले लिखते हैं तीसरे सेकंड में 15 मीटर, मतलब इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे, S3 का मतलब है तीसरे सेकंड की। अब दूरी लिखते हैं, विस्थापन लिख के आप लोगों को बोर नहीं करते हैं। कितनी दी गई है हम लोगों को, 15 मीटर। इसी प्रकार से S6 अर्थात छठवें सेकंड की। तो कई लोग मन में सोच रहे होंगे तीसरे सेकंड में 15, छठवें सेकंड में 15 दूनी 30 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। त्वरण की मात्रा जो है हर बार समान होनी आवश्यक नहीं है। या फिर त्वरण की मात्रा समान है, लेकिन जो वेग है वो पीछे से समान नहीं मिला होगा आपको। तो अभी इसको हम थोड़ा चित्रात्मक रूप से भी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि डाउट खत्म हो जाए आपके। तो यहाँ पे हम चित्र बना के समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए ये वो पथ है जहाँ पे हम घूमने को निकले हैं, ठीक है। तो जब हम निकले होंगे तो यहाँ पर तो शुरुआती समय 0 रहा होगा और 1 सेकंड बाद 1 सेकंड का समय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला सेकंड। तो इस पहले सेकंड में हमने कोई अलग दूरी तय की होगी जिसको हम D1 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरे सेकंड में हमारे वेग में थोड़ी सी वृद्धि होगी, पर हम सबसे बुरी बात है हम लोग को प्रारंभिक वेग इस सवाल में नहीं दिया गया है। तो दूसरे सेकंड में हमारा जो प्रारंभिक वेग था उसमें समान त्वरण तो दिया है यहाँ पे कि समान त्वरण से कुछ वृद्धि हुई होगी, ठीक है। तो कुछ वृद्धि हुई होगी और आपने दूसरे सेकंड मतलब S2 में आपने S2 के रूप में जो दूरी तय की होगी वो इस D1 से कुछ ना कुछ तो कैसी होगी, एक्स्ट्रा होगी। फिर आपको सीधा दिया गया है तीसरे सेकंड में S3 के रूप में जो विस्थापन है उसका मान कितना दिया हम लोगों को, 15 मीटर। इसी प्रकार से फिर आप S4 को छोड़ के S5 को छोड़ के सीधा कहाँ पहुँचे हैं, S6 में। और S6 वाले सेकंड में आपने हम लोगों की जो चाल है, वेग है, लगातार त्वरण के कारण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो हम लोगों की S6 की जो डिस्टेंस दी गई वो कितनी दी गई है, 27। तो सोच के तो हम लोग कर सकते हैं शायद कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को 2 सेकंड 3 सेकंड की मात्रा बढ़ी और 3 सेकंड में हम लोगों ने 12 मीटर जैसे यानी 12 मीटर प्रति सेकंड की यानी 12 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली है। तो 1 सेकंड में हम लोगों ने शायद
4 मीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय की है, तो त्वरण का मान कितना हो सकता है 4। लेकिन कभी कभी कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं, तो आप लोगों को हम डाउट से बचाने के लिए पूरा भी डिटेल में करना सिखाया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस पर चर्चा हम फिर से करेंगे। बस यहाँ पे ये बोलते हैं कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड की दूरी आपसे छुपाई गई है, तीसरे सेकंड में हमने 15 मीटर की दूरी तय कर ली है, और छठवें सेकंड में कितने की 27 मीटर की दूरी तय की है, या फिर 27 मीटर की दूरी तय की है। तो हम लोग अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि हम लोग का प्रारंभिक वेग कितना था, अंतिम वेग कितना था। तो यहाँ पे मान रखने में आपको समस्या, और ए का मान अभी आपसे पूछा है, मतलब त्वरण की वैल्यू पूछी है, तो ए की वैल्यू हम लोगों से पूछी है जिसका मान पूरे समीकरण में समान रहने वाला है, और यू का मान भी हम लोगों को पता नहीं है, जो कि हमें शायद पता करना पड़ेगा इस समीकरण में मान रखने के लिए। ठीक है, तभी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान नहीं दिलाते हैं आपका, क्योंकि हमारा दिमाग चल गया था थोड़ा सा वहाँ जाके, पर आप लोग अभी सब लोग नहीं सोच पाएंगे उस स्थिति में, इसलिए पहले हम लोग लंबी मेथड से करते हैं। तो इसी वाले इस चीज़ को हम लोग जब उस वाले समीकरण में पुट करेंगे, तो तीसरे सेकंड के लिए S3 लिखेंगे हम लोग, और U का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, और 1/2 A का मान हम लोगों को पता करना है 2t, और t के रूप में कितना रखेंगे, अब तीसरे सेकंड की दूरी निकाल लेंगे कुल, और माइनस क्या रखेंगे 1। तो इसको यहीं पे आगे हल कर देते हैं, नीचे लिखते हैं, अच्छा भी बाजू में मन हुआ तो फिर से लिखेंगे। तो S3 के रूप में, अच्छा एक चीज़ हम और थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्या वो आपको पता है, S3 के रूप में हम लोगों को कितना मान दिया है 15 मीटर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने अब यहाँ पे। U का तो मान U ही रहेगा, फिर यहाँ पे आप जाएंगे अंदर, तो 1/2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा 5, तो अंदर बाहर आके हो जाएगा 5/2 और इनटू में A, और इसको हम लोग डालेंगे समीकरण नंबर 1। अब भले थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक बार आप सीख गए तो बस सारे सवाल कर पाएंगे आप। फिर दूसरा समीकरण किसके लिए बनाएंगे हम लोग, S6 के लिए। तो S6 में U का मान तो वही सेम है, क्योंकि आप दोनों ही स्थितियों में एक ही वेग से निकले हैं। फिर 1/2 A का मान हम लोगों को निकालना है, अब 2 और गुणा में कितना आएगा 6, t का मान 6 है, और -1। तो अब 6 का मान S6 की जगह पे आप कितना रखेंगे 27, और बराबर में U, फिर से आप देखें 2 दूनी 2 6 12, और 12 में से एक जाएगा 11, और बाहर आगे हो जाएगा क्या 11/2 इंटू में A, 11/2 इंटू A है। अच्छा बनाएं ताकि आप लोगों को थोड़ा मज़ा आए। लो भैया, कोशिश की हमने अच्छा बनाने की। अब हम लोगों को ये मिल जाएगा एक और समीकरण, तो यहाँ से आप लोगों को 10वीं क्लास की याद आ गई। ठीक है, हमें A का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करें, इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को घटा देते हैं। अब यहीं घटा देते तो आसानी से हो जाएगा। अब लाल पेन से घटा देते हैं, हम सीधे लिखते हैं 2 - 1, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 27 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 27 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 12। U में से U जाएगा क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे आप लोग 11/2, A में से आपको 5/2 A को माइनस करना है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बस इन दोनों के बीच हमने माइनस लगा दिया, इसको लिख के ही दिखाया आपको। वैसे ये भी सीधा घट जाता, तो 12 जहाँ कितना रहेगा, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये कटेगा यानी 2 बार ही, तो 11 एकम 11, और ये कटेगा कितने बार 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, और कॉमन हमने A को बाहर लिख दिया। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा 12 बराबर 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, और नीचे है 2 और सामने है A, तो 2 से 1 कटा कितने बार 3 बार, और 3 से ये चीज़ कट जाएगी कितने बार 4 बार। तो हम लोगों को A की वैल्यू कितनी मिल जानी है केवल 4, और 4 है हमारा त्वरण, तो जिसको आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लास्ट में थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी हमने, तो यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान देंगे, लघुत्तम हमारे ख्याल से आप सब पे हल करते आएगा। दोनों के अंश भी हर भी समान थे, तो लघुत्तम जो का तो 2 हो जाएगा, 11 - 5 की वैल्यू हो गई 6, और काटने पीटने पर A की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई है केवल 4 मिल गई है। तो इस बार हम लोगों का आंसर कितना आ गया, A का मान आ गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो यहाँ से भी थोड़ा सा आप लोग देख पा रहे थे कि तीसरे सेकंड में आपकी दूरी थी 15, और छठवें सेकंड में कितनी 27 थी। तो 3 से लेकर 6 तक जाने में आपको 3 सेकंड की वृद्धि हो गई, और दूरी कितनी हो गई हम लोगों की वृद्धि हो गई कितनी 12। तो आप 3 से 12 को काटेंगे तो कितना आ रहा है 4। बस समझने में दिक्कत ये है कि हम लोगों से पूछा जा रहा है त्वरण, और हम लोग निकाल रहे हैं क्या, दूरी की वृद्धि हो रही है किसमें 12 मीटर की, तो ये होगा मीटर, और समय कितना है हम लोगों का 4, 3 की वृद्धि हो रही तो 3 सेकंड। तो बस एक डाउट हल्का सा ये बन के आता है कि सर हम लोग जब 12 मीटर में 3 सेकंड से भाग लगाएंगे तो आएगा 4 मीटर पर सेकंड, जबकि हम लोग को चाहिए त्वरण जो कि नपता है किसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में।
तो ये लगभग वाली मेथड है जो कि कभी कभी काम में आ सकती है आपके, पर ना आने पे आपको इस प्रकार से समीकरण बना के ही करनी, जिसमें आपको 10वीं क्लास के रूप में 2 चरों के रैखिक समीकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है।